Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Humaira Arshad with lecture in Agile Software Engineering. Today I am going to cover the topic is the role in an Agile project, their evaluation from traditional roles. Two main roles in Agile development process is number 1 product owner and number 2 is Scrum Master. एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में टू इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नंबर 1 प्रोडक्ट ओनर एंड नंबर 2 स्क्रम मास्टर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास स्क्रम क्या है। स्क्रम बेसिकली एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस है। स्क्रम 3 रोल पे चलता है। 3 ऐसे रोल हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। अब हम देखते हैं कि 3 इम्पोर्टेंट रोल कौन से हैं और इन रोल्स पे बेस करके डेवलपमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाता है। नंबर 1 प्रोडक्ट ओनर, नंबर 2 स्क्रम मास्टर एंड नंबर 3 इज स्क्रम टीम। अब इनकी वर्किंग देखते हैं कि स्क्रम मास्टर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर कौन है? प्रोडक्ट ओनर इज लाइक अ क्लाइंट और इंटरनल क्लाइंट टू टीम। प्रोडक्ट ओनर हमारे पास कोई भी कस्टमर है और प्रोडक्ट ओनर का क्या काम है? प्रोडक्ट ओनर हमें इनपुट देगा एंड प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करेगा कि जो प्रोडक्ट वो डेवलप करवाना चाह रहा है उसमें कौन कौन से फीचर इंक्लूड होने चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट ओनर से गैदर की जाती हैं, प्रोडक्ट ओनर से रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद प्रोडक्ट ओनर रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करता है और उनको प्रोडक्ट बैकलॉग में इंक्लूड कर देता है। लाइक मेरे पास ये एक कस्टमर है। कस्टमर से रिक्वायरमेंट को गैदर किया है और गैदर करने के बाद उनको प्रायोरिटाइज किया है और प्रोडक्ट बैकलॉग में इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि प्रोडक्ट बैकलॉग का क्या मतलब है, मतलब प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है। यहाँ पर प्रोडक्ट ओनर अपनी रिक्वायरमेंट, जितनी भी उसकी कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट है, उनको प्रायोरिटाइज करता है और अपने सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उनको प्रोडक्ट बैकलॉग में इंक्लूड कर देता है। प्रोडक्ट ओनर अपनी सारी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट बैकलॉग में इंक्लूड करता है और डिसाइड करता है कि यहाँ पर उसको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी फीचर्स, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही प्रोडक्ट ओनर ने और बाकी स्टेक होल्डर ने मिलकर अपनी इनपुट दी है, अपनी रिक्वायरमेंट दी है, तो प्रोडक्ट बैकलॉग में उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा और प्रोडक्ट बैकलॉग में इंक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फेज मेरे पास आ जाता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या होता है कि जो भी डेवलपर की टीम है वो देखती है कि प्रोडक्ट बैकलॉग में कस्टमर ने क्या फीचर दिए हैं और क्या प्रायोरिटी दी है। लाइक मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरे पास एक कस्टमर है, कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट दी है, उनको प्रायोरिटाइज किया है और इस प्रोडक्ट बैकलॉग में इंक्लूड कर दिया है। अब नेक्स्ट फेज मेरा ये है कि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग की जाती है, मतलब एक मीटिंग अरेंज की जाती है और इस मीटिंग में ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट बैकलॉग में जो कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट दी हैं वो कौन कौन सी हैं और कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट को किस तरह से प्रायोरिटाइज किया है। और जो डेवलपर टीम है वो डिसाइड करती है कि स्प्रिंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। लाइक यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास स्प्रिंट बैकलॉग है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास स्प्रिंट क्या है। स्प्रिंट सेम एज इंक्रीमेंट प्रोसेस, आइटरेटिव प्रोसेस। जिस तरह हम ये कहते हैं कि हम एक प्रोसेस को वर्कआउट करने के लिए मल्टीपल आइट्रेशन करते हैं इन एजाइल प्रोसेस में, एजाइल मेथोडोलॉजी में, तो इसी तरह से जो हमारे पास एक सिंगल आइट्रेशन है, एक सिंगल इंक्रीमेंट है, उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारे पास एज अ स्प्रिंट है।
यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर, यहाँ पे प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग का क्या डिफरेंस है कि प्रोडक्ट बैकलॉग में कस्टमर की ओवरऑल रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। कस्टमर जितनी भी अपनी रिक्वायरमेंट चाह रहा है कि उसके प्रोडक्ट में ये वाली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सारी प्रोडक्ट बैकलॉग में आ जाएंगी। और स्प्रिंट बैकलॉग में पर्टिकुलर फीचर आएंगे, मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक आइट्रेशन है और उस आइट्रेशन में हमने अपने प्रोडक्ट का एक सिंगल मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली स्प्रिंट की, अगर हम स्प्रिंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जिस तरह हमारे पास एक आइट्रेशन है, वैसे ही सेम एज हमारे पास एक स्प्रिंट है। जिस तरह हम एक अपने प्रोडक्ट के छोटा सा मॉड्यूल एक आइट्रेशन में कंप्लीट करते हैं, वैसे ही हम यहाँ स्प्रिंट में अपना ये प्रोडक्ट का एक मॉड्यूल डेवलप करने जा रहे हैं। एक स्प्रिंट में ओवरऑल प्रोडक्ट को हम डेवलप नहीं कर सकते, प्रोडक्ट का छोटा सा मॉड्यूल है जिसको हम डेवलप करते हैं। तो जब हम एक सिंगल स्प्रिंट या सिंगल आइट्रेशन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक टास्क को चूज़ करना है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को गैदर करना है अपने प्रोडक्ट बैकलॉग से और उनको एग्जीक्यूट करना है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। प्रोडक्ट बैकलॉग में कस्टमर की ओवरऑल रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग में कस्टमर की ओवरऑल रिक्वायरमेंट आ जाती हैं और स्प्रिंट बैकलॉग में पर्टिकुलर फीचर आ जाएंगे जो एक स्प्रिंट में डेवलप करने हैं। डेली स्प्रिंट में हमें टाइम पीरियड, टाइम लिमिटेशन दी गई होती है कि हमने अपना एक स्प्रिंट जो है वो विद इन 4 वीक, 1 to 4 वीक और 2 to 4 वीक हमने कंप्लीट करना है। बेसिकली स्क्रम टीम क्या करेगी, यहाँ पर प्लानिंग मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि एक स्प्रिंट में प्रोडक्ट को डिवाइड किया जाएगा और डिवाइड करने के बाद कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जिनको एक स्प्रिंट में हमने इम्प्लीमेंट करना है। डेली स्क्रम मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं जो स्क्रम मास्टर के अंडर होती हैं और इन मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि वर्किंग का करंट स्टेटस क्या है, क्या काम हो रहा है और इसमें क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं। ये हम डेली स्टैंड अप मीटिंग में डिसाइड करते हैं। डेली स्टैंड अप मीटिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्प्रिंट रिव्यू। जब एक स्प्रिंट कंप्लीट होता है तो उसका रिव्यू किया जाता है। रिव्यू में स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग की जाती हैं। स्टेक होल्डर का मतलब है कस्टमर के साथ मीटिंग की जाती हैं और प्रोडक्ट कस्टमर के हैंड ओवर किया जाता है। स्प्रिंट में एक फीचर को डेवलप किया जाता है और इस फीचर को कस्टमर के हैंड ओवर किया जाता है ताकि कस्टमर से उसका व्यूज़ लिया जाए कि क्या प्रोडक्ट उसकी नीड के अकॉर्डिंग है, क्या प्रोडक्ट जो हमने एक प्रोडक्ट का एक मॉड्यूल जो डेवलप किया है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेक किया जाता है कि क्या कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है और प्रोडक्ट को रिलीज़ करना है या नहीं करना। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप की है तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा और हमें अपने एक स्प्रिंट जो हमने कंप्लीट किया है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। और अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं हुआ या उसकी जो रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुली कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे इस स्प्रिंट को दोबारा से वर्क करना पड़ेगा, इसी आइट्रेशन को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट को रिलीज़ करना है या नहीं करना या उसमें कोई चेंजेस करनी है। अगर रिक्वायरमेंट चेंजेस आ रही हैं तो उस प्रोडक्ट जो एक स्प्रिंट को हमने कंप्लीट किया है उसको दोबारा से रिपीट करेंगे और उसमें अपना वर्क दोबारा से देखेंगे और उसमें चेंजिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट फेज हमारे पास आ जाता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव।
स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि जो भी स्क्रम टीम है वो डिसाइड करती है, प्लान करती है कि जो भी स्प्रिंट में काम किया है वो प्रॉपर वैसे ही है जैसे डिसाइड किया था। आप कोई एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे हैं, काम शुरू किया है आपने, तो उसकी इनिशियल स्टेज ये है कि आप उसमें वर्क को डिसाइड करते हैं कि आप इस तरह से अपना वर्क जो है वो लेके चलेंगे, इस ये आपका इनिशियल पॉइंट है और इसको इस तरह से आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो इसमें प्लान किया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव स्प्रिंट में कि काम वैसे ही प्रॉपर वे से हुआ है जैसे डिसाइड किया था, या काम करने का वे जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको चेंज करें कि जिस तरह हमने एक स्प्रिंट चेंज किया है और वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे मीट नहीं कर रहा, तो हमें अपनी प्लानिंग को, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है, इस तरह से काम करना है कि हम अपने गोल्स को, अपनी डिज़ायर आउटपुट को मीट कर सकें। तो यहाँ पे हमने स्क्रम मास्टर का ओवरऑल वर्क देखा है कि किस तरह से स्क्रम जो है वो काम करता है। अब हम प्रोडक्ट ओनर पे मूव करते हैं और प्रोडक्ट ओनर को देखते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। प्रोडक्ट ओनर, जैसे अभी हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट ओनर हमारे पास एक क्लाइंट है। प्रोडक्ट ओनर इज़ लाइक अ क्लाइंट, या हमारे पास एक इंटरनल क्लाइंट है जो एक हमारी टीम मेंबर का, जो हमारी टीम का हिस्सा है। He drives the product from business perspective. प्रोडक्ट ऑनर क्रिएट अ बैकलॉग, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि कस्टमर की तरफ से, प्रोडक्ट ऑनर की तरफ से जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आएंगी उन रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और प्रायोरिटाइज करने के बाद बैकलॉग में इंक्लूड कर दिया जाएगा। प्रोडक्ट ऑनर डिटरमाइन द रिलीज डेट एंड कंटेंट्स। प्रोडक्ट ओनर प्रायोरिटाइज फीचर्स अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। जैसे पहले डिस्कस किया है कि रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और देखा जाएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर मार्केट में कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के फीचर्स को डेवलप किया जाएगा। प्रोडक्ट ओनर टेक एन एक्टिव रोल इन आइट्रेशन प्लानिंग एंड रिलीज प्लानिंग मीटिंग। प्रोडक्ट ओनर इंश्योर दैट टीम इज़ वर्किंग ऑन द मोस्ट वैल्यूड रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अराउंड ही होना चाहिए। सारे फीचर फंक्शनैलिटी कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे। टू प्रेजेंट द वॉइस ऑफ कस्टमर and accept the user story that meet the definition of done and define acceptance criteria. Accept and reject work, जो भी वर्क हमने किया है, एक स्प्रिंट कंप्लीट होने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। हमने एक मॉड्यूल उसको डेवलप किया है, अपने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है, एक स्प्रिंट कंप्लीट किया और हमारे पास आउटपुट आ गई है। अगर तो वो आउटपुट हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर उसमें कुछ मॉड्यूल या कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो एक रैपिड वे से दोबारा से उसकी आइट्रेशन होगी और काम को यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट ओनर की। अब हम देखते हैं कि स्क्रम मास्टर का क्या रोल है एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में। स्क्रम मास्टर इज़ अ टीम लीडर। स्क्रम मास्टर को हम टीम लीडर भी कहते हैं, जो फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है अपने टीम मेंबर की टू फॉलो एजाइल प्रैक्टिस सो दैट दे कैन मीट देयर कमिटमेंट्स। अब स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? टू एनेबल क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन ऑल रोल्स एंड फंक्शंस। स्क्रम मास्टर इंश्योर करता है, इंश्योर दैट ऑल टीम इज़ फुली फंक्शन एंड प्रोडक्टिव। यहाँ पे स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करता है कि जो प्रोडक्ट डेवलप की जा रही है वो फुली फंक्शनल है, क्या वो फुली प्रोडक्टिव है या नहीं है।
Scrum Master remove any roadblock. ड्यूरिंग डेवलपमेंट डेवलपर को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये स्क्रम मास्टर रिस्पॉन्सिबल है कि उस प्रॉब्लम को ओवरकम करे. फॉर एग्जाम्पल, अ डेवलपर फेसिंग सम प्रॉब्लम while developing. A developer facing some problem while development, so Scrum Master role is to assist him with another developer. To shield the team from any disturbance. स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्सटर्नल कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रम मास्टर उसको संभालेगा. स्क्रम मास्टर रिस्पॉन्सिबल है हर डिस्टर्बेंस को सॉल्व करने का. स्क्रम मास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर दैट developer develop product without any problem. To work with the organization to track the progress and process of the company. Scrum Master track progress to show how things are progressively work out. Scrum Master ensure that agile inspection and adapted process. इंस्पेक्टिव और अडेप्टिव प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है. नंबर 1, डेली स्टैंड अप. स्क्रम मास्टर डेली बेसिस मीटिंग अरेंज करेगा और मीटिंग की ड्यूरेशन है वो 10 to 15 मिनट्स होगी, जिसमें सारे टीम मेंबर्स जो हैं जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं वो अपना करंट स्टेटस शो करेंगे, अपनी वर्किंग बताएंगे और जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं या जिन प्रॉब्लम्स का सलूशन ड्राइव कर लिया है वो सारी जो करंट स्टेटस है और जो प्रीवियस वर्क है वो सारा डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे. नंबर 2 इज़ प्लान्ड मीटिंग. प्लान मीटिंग में क्या आ जाता है. आइट्रेशन प्लान, कोड प्लान और मीटअप प्लान. दिस मीटिंग शुड अकर एट अ पर्टिकुलर टाइम. Demo should occur after every product is developed. One iteration has completed, you have to give demo to the client. Like हमारे पास एक आइट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद हमने क्या करना है, मीटिंग के कस्टमर के साथ एक मीटिंग अरेंज करनी है और उसमें प्रोडक्ट का डेमो देना है. रिव्यू शुड अकर आफ्टर आइट्रेशन कंप्लीट. जैसे ही हमारी आइट्रेशन कंप्लीट होगी हम कस्टमर के साथ मीटिंग अरेंज करेंगे और उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि क्या प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है. रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग. रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में स्क्रम मास्टर डिसाइड करता है व्हाट वाज रॉन्ग एंड व्हाट शुड बी डन टू फिक्स द इश्यूज. Scrum Master facilitate team meetings and decision making process. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रॉस फंक्शनल टीम. Cross functional team is a self-sufficient team which can deliver a particular functions. Suppose our product required to do 5 type of functionality, so there should be 5 teams. Each team is responsible for each functions. स्क्रम मास्टर को प्रोजेक्ट लीडर भी कह सकते हैं. और स्क्रम टीम में हमारे पास 5 to 9 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं और उनका एवरेज एक्सपीरियंस 6 to 10 ईयर होना चाहिए.
हमारे पास स्क्रम मास्टर के अंडर एक क्रॉस फंक्शनल टीम होती है जिसमें 3 to 4 डेवलपर्स होते हैं, एक टेस्टर होता है, एक टेक्निकल लीड होता है, एक प्रोडक्ट ओनर और एक स्क्रम मास्टर होता है। स्क्रम टीम डिटरमाइन विच आइटम इन एंड व्हाट ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूट। स्क्रम टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिक्वायरमेंट को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। और स्क्रम मास्टर इंश्योर करता है कि जो वर्क किया जा रहा है वो फुली फंक्शनल है और प्रोडक्टिव है। जैसे कि इस डायग्राम में हमारे पास क्रॉस फंक्शनल टीम दिखाई गई है जिसमें हमारे पास स्क्रम मास्टर है, प्रोडक्ट ओनर है, टेक लीड है, डेवलपर है और टेस्टर है। Each team is a self-sufficient team with a set of developers. There are multiple testers. We have a Scrum Master and a Product Owner. Scrum Master manages the team. Tester tests the functionality which developer develop. And Tech Lead manages developer and testers. Let's show how a cross-functional team works. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हाउ एन एजाइल टीम प्लान इट्स वर्क। ये एजाइल टीम अपना वर्क को किस तरह से प्लान करती है। जिस तरह हम एजाइल प्रोसेस में पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन होती है और नंबर ऑफ़ आइट्रेशन में अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। और एक आइट्रेशन की लिमिटेशन जो है वो 10 to 15 डेज़ होती है। हमने 10 to 15 डेज़ में अपने प्रोडक्ट की एक आइट्रेशन को कंप्लीट करना होता है। Each user story is planned based on its backlog prioritizations and size. और ईच आइट्रेशन जो है वो प्रायोरिटी और उसके साइज़ की बेस पे की जाती है। जिस तरह हम प्रीवियस अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने रिक्वायरमेंट कस्टमर से लेनी है, उनको प्रायोरिटाइज करना है और बैकलॉग में इंक्लूड कर देना है। नेक्स्ट स्प्रिंट बैकलॉग में क्या होता है कि हमारा जो डेवलपर है वो डिसाइड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट में से कौन सी रिक्वायरमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उनको इन 1 और 2 स्प्रिंट में कंप्लीट करना है। मतलब इनिशियल स्प्रिंट साइकिल जो हमारा चलना है उनमें कौन सी रिक्वायरमेंट को पहले हमने डेवलप करना है। ओवरव्यू ऑफ एजाइल एंड ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट। अब हम देखते हैं कि एजाइल और ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम कहते हैं कि हमारे पास एक लीनियर अप्रोच है, लाइक वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने प्रोसेस को डेवलप करने के जितने भी स्टेप्स हैं उन तमाम स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद एट दी एंड हम अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं या कस्टमर के हैंड ओवर कर सकते हैं। लीनियर अप्रोच में हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। एट दी एंड जब हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगी उसके बाद ही हम कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे और उसका रिव्यू लेंगे। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हम ड्यूरिंग प्रोसेस अपनी रिक्वायरमेंट को जो है चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर हमारे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन इतनी अच्छी नहीं हुई, कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई और हम उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आई है या हम उसको समझ नहीं सके और हमने जो हमें समझ आई है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया है और एट दी एंड हमें कस्टमर ने कहा है कि उसकी तो ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी। तो इस तरह से हमारा जो जितना भी टाइम पीरियड इसमें प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगा वो सारा वेस्ट चला जाता है, क्योंकि ये एक लीनियर अप्रोच है और लीनियर अप्रोच का मतलब ही यही है कि जितने भी प्रोसेस स्टेप हैं उनको 1 by 1 कंप्लीट करना है और एट दी एंड हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के हैंड ओवर करना है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि प्रिडिक्टेबल टूल यूज़ किए जाते हैं और प्रिडिक्टेबल एक्सपीरियंस होता है। मतलब अनएक्सपीरियंस जो टीम्स हैं, टीम मेंबर हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। प्रिडिक्टेबल टूल और प्रिडिक्टेबल एक्सपीरियंस ही इंक्लूडेड है। नेक्स्ट एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखते हैं तो इसमें हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। नंबर 1 टीम वर्क, नंबर 2 आइटरेटिव अप्रोच एंड नंबर 3 इज़ अडप्टिव प्लानिंग।
कि एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारे पास टीम मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स होते हैं जिन्होंने एक प्रोडक्ट पे वर्क करना होता है। आइट्रेटिव प्रोसेस है, नंबर ऑफ आइट्रेशन की जाती है और उसमें प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि वाई एजाइल प्रेफर एंड वाई नॉट द ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि अब हम एजाइल को प्रेफर कर रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रेफर क्यों नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी। अब प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी को अगर हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखते हैं, this method is the best fit for the small or less complex projects as it follow linear project। अगर प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी को एजाइल मेथोडोलॉजी में देखा जाए, दिस इज बेस्ट मेथोडोलॉजी टू फॉलो इन केस ऑफ complex project, so agile method are preferred for large complex project। लाइक प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारी ज़्यादा है और एजाइल मेथोडोलॉजी में कम है। किस तरह से कम है कि ट्रेडिशनल हमारे पास एक लीनियर अप्रोच है और लीनियर अप्रोच में अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि एजाइल हमारे पास एक आइट्रेटिव प्रोसेस है और जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है हम एक आइट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो रही है तो उन रिक्वायरमेंट को चेंज करते हुए अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी को अगर ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखा जाए, sudden change in project or any other complexity can block the entire process and make the team go back to step one and start all over again। मतलब हमारे ट्रेडिशनल मेथड में कोई एक प्रोसेस है जिसकी वर्किंग कंप्लीट नहीं है या जिसका आंसर है वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें एंटायर प्रोसेस जो है वो दोबारा करना पड़ेगा, इनिशियल स्टेज से अपना वर्क दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट मेरे पास आ जाता है अडेप्टेबिलिटी। अगर अडेप्टेबिलिटी को ट्रेडिशनल मेथड में देखा जाए, इट विल नॉट रिव्यू अगेन, सो इट इज़ नॉट अडेप्टेबल टू रैपिड चेंज इन द वर्क प्लान। अडेप्टेबिलिटी को अगर एजाइल मेथोडोलॉजी में देखा जाए, द अडेप्टेबिलिटी फैक्टर इज वेरी हाई इन दिस मेथोडोलॉजी सिंस इट इज नॉट लीनियर। एजाइल मेथोडोलॉजी कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेजेस। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं और आज जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको समराइज करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। रोल इन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नंबर 1 प्रोडक्ट ओनर रोल्स, स्क्रम मास्टर एज वेल एज वर्किंग ऑफ स्क्रम्स, traditional method, traditional project management and agile project management, and in the last we learn why agile is preferred and why not the traditional project management. And I hope you understood that all lecture. Thank you.